देखिएगा, ये बहुत ही एक स्वागत कदम है सुप्रीम कोर्ट का, क्योंकि कल सुप्रीम कोर्ट ने अपनी बहुत अहम रूलिंग में एक पीआईएल जो 2013 से मामला चल रहा था, 2016 में अश्विनी उपाध्याय जो कि उस समय बीजेपी के स्पोक्स पर्सन थे दिल्ली के और एक प्रोमिनेंट लॉयर हैं, उन्होंने पीआईएल दायर की थी। उसके बाद से वो उसको फॉलो अप कर रहे थे। 2013 से मामला चला, 16, 17, 20, 24, 25 और अब जाके 25 में आके सुप्रीम कोर्ट ने अब कल ये बात कही है कि भाई हम इसके मामले को सुनने के लिए तैयार हैं। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट का स्टैंड ये हुआ करता था, जो भी बेंचेस थी, पहले 2 जजेस का बेंच हुआ करता था, फिर 3 जजेस का बेंच हुआ और बाद में इस चीज को मान लिया सुप्रीम कोर्ट ने कि ये इतना अहम मुद्दा है कि 5 जज बेंच का कॉन्स्टिट्यूशनल एक बेंच बना के इसको एग्जामिन करना बड़ा जरूरी है। हमारे साथ बात करने के लिए इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के नेता डॉक्टर आशीष हांडा जी हैं, जो कि राजनीतिक विश्लेषक भी हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। 2 बड़े मुद्दे हैं, आज उन पर इनसे समझेंगे, जानेंगे कि आखिर लंबे समय के बाद सुप्रीम कोर्ट में एक ऐसा मैटर जो है, जनहित का जो मुद्दा है, वो लिस्ट किया गया है। हम आपको बता दें कि जितने भी राजनेता हैं, जिनका बैकग्राउंड जो है, अगर वो क्राइम से जुड़ा हुआ है तो उनके लिए अब मुश्किल हो सकती है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इस मैटर को सुनना शुरू कर दिया है। हांडा जी, स्वागत है आपका। जी नमस्कार। हम ये देख रहे हैं कि 2 बड़े मुद्दे, क्योंकि एक लंबे टाइम से इस पे कोशिश की गई बड़े बड़े वकीलों ने देश के, कि जो आपराधिक छवि के जो भी पॉलिटिशियन हैं, जो अपराध में वो इन्वॉल्व रहते हैं और वो पॉलिटिक्स में आ जाते हैं, तो आज तक उन पे कोई है ना क्वेश्चन मार्क नहीं लगा, कोई सवालिया निशान नहीं लगा। आज जाकर के आखिरकार लंबे समय की संघर्ष के बाद जितने बड़े बड़े वकील हैं, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट तक वो पहुँचे और सुप्रीम कोर्ट आज उसको सुनने के लिए तैयार हो गया। क्या कहना है जी? सबसे पहले तो आपके दर्शकों को मेरे यानी डॉक्टर आशीष का प्यार भरा नमस्कार। देखिएगा, ये बहुत ही एक स्वागत कदम है सुप्रीम कोर्ट का, क्योंकि कल सुप्रीम कोर्ट ने अपनी बहुत अहम रूलिंग में एक पीआईएल जो 2013 से मामला चल रहा था, 2016 में अश्विनी उपाध्याय जो कि उस समय बीजेपी के स्पोक्स पर्सन थे दिल्ली के और एक प्रोमिनेंट लॉयर हैं, उन्होंने पीआईएल दायर की थी। उसके बाद से वो उसको फॉलो अप कर रहे थे। 2013 से मामला चला, 16, 17, 20, 24, 25 और अब जाके 25 में आके सुप्रीम कोर्ट ने अब कल ये बात कही है कि भाई हम इसके मामले को सुनने के लिए तैयार हैं। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट का स्टैंड ये हुआ करता था, जो भी बेंचेस थी, पहले 2 जजेस का बेंच हुआ करता था, फिर 3 जजेस का बेंच हुआ और बाद में इस चीज को मान लिया सुप्रीम कोर्ट ने कि ये इतना अहम मुद्दा है कि 5 जज बेंच का कॉन्स्टिट्यूशनल एक बेंच बना के इसको एग्जामिन करना बड़ा जरूरी है। इसलिए जरूरी है, सुप्रीम कोर्ट ने अपनी रूलिंग के अंदर ये कहा कि भाई हम इस मामले को अब सुनने को तैयार हैं। पहले सुप्रीम कोर्ट इस सुनने को तैयार ही नहीं था और सुप्रीम कोर्ट ने उस पार्लियामेंट के ऊपर ही ये सारा मामला छोड़ दिया था जिस पार्लियामेंट के अंदर 30% नेता दागी छवि के हैं कि वही इसके ऊपर कोई फैसला ले। अब हैरानी की बात यह थी कि सोचने का विषय था कि क्या लॉ ब्रेकर ही लॉ मेकर हो सकता है। यह बड़ा इंपॉर्टेंट एक मुद्दा था कि ऐसा क्यों होना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट ने कल अपनी बात में कहा कि बड़ी विचित्र बात है कि अगर एक व्यक्ति के ऊपर एक एफआईआर दर्ज हो जाए, एफआईआर दर्ज होने का मतलब यह नहीं है कि वो दोषी साबित हो गया, इसके बावजूद भी वो व्यक्ति कांस्टेबल नहीं बन सकता। लेकिन एक व्यक्ति के ऊपर 100 मामले दर्ज हैं, 100 केसेस चल रहे हैं और उसके बावजूद भी वो एमएलए एमपी सब कुछ बन सकता है। तो ये कितनी विचित्र बात है। ये जो कहीं असमानता, अनइक्वलिटी, इसमें जो कॉन्स्टिट्यूशन में इक्वलिटी की बात है कि आप गवर्नमेंट जॉब लेने के लिए जाए, हमारे युवा जो पीढ़ी है वो ना रात दिन मेहनत करती है और गलती से अगर कोई एक एफआईआर दर्ज हो जाए तो फिर वो गवर्नमेंट जॉब नहीं ले सकता। लेकिन वो अगर कोई पॉलिटिशियन बनना है और कितने भी क्राइम की लिस्ट उसके साथ जुड़ी हुई, तो लेकिन वो चुनाव लड़ सकता है। तो असमानता ये इसमें दिख रही है। देखिएगा, बिल्कुल यही जज साहब ने कल भी ये कहा कि ये जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, वो ऑन द बेसिस ऑफ इक्वालिटी सबको मानता है, सब एक समान है। इसलिए कि आप एमएलए और एमपी हैं तो आपको स्पेशल पावर, स्पेशल प्रिविलेजेस मिल जाएं, ये बात तर्कसंगत नहीं है। पहले तो आप भारत के नागरिक हैं, उसके बाद आप किसी पद पे विराजमान हैं और कहते हैं विद ग्रेटर पोजीशन कम्स ग्रेटर रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो इस केस में तो इससे विपरीत देखा जा रहा है। इसीलिए जज साहब ने यह कहा कि हम 3 हफ्ते का समय
में 3 वीक्स का टाइम देते हैं इलेक्शन कमीशन को और सेंटर को कि वो इसके ऊपर अपनी राय रखें कि कब किसी पॉलिटिशियन को डिस्क्वालीफाई किया जाना चाहिए, कितना सीरियस मामला होना चाहिए और कितने साल के लिए डिस्क्वालीफाई किया जाना चाहिए। क्योंकि इसके ऊपर भी सुप्रीम कोर्ट ने कल टिप्पणी देते हुए कहा कि ये सोचिएगा कि अगर एक व्यक्ति सरकारी नौकरी में है जैसे आपने कहा और अगर वो अपराधी घोषित हो जाता है, उसको सजा मिल जाती है, तो जिंदगी भर के लिए सरकारी नौकरी से उसकी छुट्टी हो जाती है। लेकिन एक एमएलए या एमपी जो अगर सजा याफ्ता हो भी जाता है, मुजरिम डिक्लेयर हो जाता है, तो उसको 2 साल से ऊपर की अगर सजा मिलती है तो उसकी मेंबरशिप चली जाती है और उसके बाद 6 साल के लिए वो निष्कासित किया जाता है। लेकिन 6 साल बाद वापस वो उसी पार्टी में उसी पॉलिटिक्स को ज्वाइन कर सकता है। अब ये क्या तर्क की बात है? सरकारी अफसर तो जिंदगी भर के लिए नमस्ते हो गया, लेकिन पॉलिटिशियन सिर्फ 6 साल के लिए हुआ, ऐसा क्यों? इसके ऊपर उन्होंने सख्त टिप्पणी देते हुए कहा कि अब सेंटर और इलेक्शन कमीशन हमको 3 हफ्ते में जवाब दे कि वो क्या चाहते हैं, इसके ऊपर क्या हो। और साथ में एक और बहुत अच्छी बात कही सुप्रीम कोर्ट ने, अगर 3 हफ्ते में इन दोनों का जवाब नहीं भी आता तो भी 4 मार्च को इसकी सुनवाई चालू की जाएगी। ये अपराधियों के लिए जो पॉलिटिक्स में है पैरों तले जमीन खींचने की बात है, क्योंकि जो राजनीति का अपराधीकरण हो रहा है वो अपने आप में रुकना चाहिए। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का कहना यह था कि फेयर डेमोक्रेसी के अंदर इंडियन सिटीजन्स को क्लीन गवर्नमेंट और क्लीन रिप्रेजेंटेटिव मिलना बहुत जरूरी है। सर खुद सोचिएगा, ये बड़ा कहना हैरानी की बात है कि क्या पॉलिटिक्स का अपराधीकरण हो रहा है या अपराधियों का पॉलिटिसाइजेशन हो रहा है। क्योंकि कितनी बार ऐसा देखा जाता है कि कई अपराधी सिर्फ इसलिए इलेक्शन लड़ लेते हैं और कई बार जीत भी जाते हैं क्योंकि उनको वो पॉलिटिशियंस की इम्यूनिटी मिल जाए। वही पुलिस वाले जो उनका गिरबान पकड़ने को तैयार थे, वो अब उनको सलाम ठोकते हैं। ये क्या विचित्र आडंबना है। ये आजादी के बाद से इस मुद्दे को, इस इशू को कभी भी रिजॉल्व सेटल्ड नहीं किया गया, लेकिन आज हमारे देश की जो सर्वोच्च न्यायालय, जिसको हम सुप्रीम कोर्ट के नाम से जानते हैं, तो जो लगता है कि जिस तरह से संविधान ने एक समानता की, इक्वलिटी की बात कही है, तो वो लग रहा था, उनको भी लगने लगा कि आज हमारे माननीय न्यायाधीशों को कि आज समानता की तरफ ये है। मैं थोड़ा सा इसमें आपको और करेक्ट करूंगा सर कि यहां पे उनको लगने नहीं लगा, ये बीजेपी के नेताओं ने उनको बार बार पीआईएल डाल के लगवाया। जैसे मैंने एक नाम आपको बताया, अश्विनी उपाध्याय जी ने, जो 2016 से इसके पीछे पड़े हैं, बीजेपी के स्पोक्स पर्सन 2016 में और प्रोमिनेंट लॉयर हैं। उसके बाद नलिन कोहली जी, वो भी सुप्रीम कोर्ट के प्रोमिनेंट लॉयर हैं। इस तरह के जब हमारे दिग्गज नेता मन में ठान ले, आप सोचिएगा ना, किसी और, आप गूगल कीजिए, विकिपीडिया कीजिए, यूट्यूब देखिए, किसी और पार्टी के नेताओं ने इसके समर्थन में क्यों कभी पीआईएल नहीं डाली, यह बात में बड़ी बात है। बीजेपी के नेताओं ने ही क्यों डाली? बीजेपी के नेताओं का भी अभी भी सुप्रीम कोर्ट के इस कहने के बाद भी बीजेपी के नेताओं का ही स्वागत योग्य फैसला, ऐसा बयान क्यों आ रहा है और नेताओं का क्यों नहीं आ रहा? यह अपने आप में स्पष्ट करता है कि अपराधीकरण राजनीति का कौन कर रहा है और उसको समाप्त करने का बीड़ा किसने उठाया है। यानी आपके कहने का मतलब ये है कि जो नेशनल पार्टी है, देश की पुरानी पार्टी कांग्रेस की तरफ आप इशारा कर रहे हैं, और जो अलग अलग राज्य में जो वहां की रीजनल पार्टियां हैं जो सत्ता में हैं, एक्सेप्ट बीजेपी को छोड़ करके किसी ने भी उनमें से जो उनके वकील होते हैं, बड़े बड़े पद पे होते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के 2 बड़े नाम, आपने नलिन कोहली जी का नाम लिया और अश्विनी उपाध्याय जी का नाम लिया, तो भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि जिस तरह से मोदी जी कहते हैं कि गुड गवर्नेंस, तो उस तरह से राजनीति में क्राइम, अपराधी जो है वो सक्रिय ना हो जाए, अपराधीकरण राजनीति का ना हो जाए। तो ये बड़ा मुद्दा है। बिल्कुल, आप देखिएगा ना, ऐसा बहुत से केसेस में मैंने आपको कहा देखने को आया है। यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट ने ये रेगुलर परसुएंस की वजह से 2020-22 में एक रूलिंग निकाली भी थी, जो आपके दर्शकों को पता होगी, जिसके अंतर्गत उन्होंने ये कहा कि हर पॉलिटिकल पार्टी के लिए कुछ चीजें कंपलसरी की जा रही हैं। पहली बात तो उनके किस कैंडिडेट के कितने क्रिमिनल केसेस पेंडिंग या ऑलरेडी कन्विक्टेड हैं, वो उनको अपनी वेबसाइट पे डालना कंपलसरी होगा। दूसरा, इस पूरे डाटा को उनको 3 बार पब्लिश करना होगा। तीसरा, उनको ये रीजन भी बताना होगा कि आखिर इस व्यक्ति को, जिसका दागी चरित्र पाया गया है, उसको आप टिकट क्यों दे रहे हो। पॉलिटिकल पार्टी रीजन भी, पॉलिटिकल पार्टी से सवाल। लेकिन फिर बात वही है कि किसी कानून का बनना और किसी कानून का इंप्लीमेंट होना
दो अलग अलग विषय हैं। तो पॉलिटिकल पार्टीज ने इसको सीरियसली नहीं लिया और इसके चलते हुए ये चीज बहुत अच्छे से इंप्लीमेंट नहीं हो पाई, सिर्फ लोगों की जानकारी तक रही। लेकिन अब जो पीआईएल लॉन्च की गई है, फाइल की गई है, उसको सुनते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह माना कि अपराधियों का पॉलिटिक्स में आना ही बैन होना चाहिए, तभी ये क्लीन पॉलिटिक्स देश में आएगी। आशीष जी, यहाँ पर एक बड़ा सवाल ये उठता है कि क्योंकि सुप्रीम कोर्ट और भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े बड़े वकील रहे हैं, उन्होंने इस जनहित के मुद्दे को पीआईएल के रूप में सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचे और सुप्रीम कोर्ट इसको सुन रहा है, संज्ञान ले रहा है। तो क्या लगता है कि आपको ये जो दागदार छवि वाले, जो आपराधिक चरित्र और कैरेक्टर वाले जो लोग होते हैं, अब उनके लिए मुश्किल हो जाएगा? 100% मुश्किल हो जाएगा, लेकिन क्या करें, हमारे देश का कानून जो है वो जिस स्पीड से, चींटी की स्पीड से चलता है। आपको पता है, यहां सजा याफ्ता मुजरिमों को, आतंकवादियों को छुड़ाने के लिए आधी रात को सुप्रीम कोर्ट में कैसे कैसे पीआईएल और कैसे कैसे लग जाते हैं। राम के अस्तित्व को नकारने के लिए बैटरी ऑफ लॉयर्स खड़े कर दिए जाते हैं। तो ऐसे में अपनी जान बचाने के लिए जितनी पॉलिटिकल पार्टीज है, फिर से मुझे लगता है उनको एक होने का एक मुद्दा मिल गया है, जहां पे इस मुद्दे को बीजेपी तो सपोर्ट करेगी, पर शायद अकेली ही बीजेपी सपोर्ट करेगी। लेकिन इसकी भी कोई चिंता नहीं है, क्योंकि हमें पता है एक अकेला मोदी सब पे भारी, और मोदी है तो मुमकिन है। इसलिए इस देश की राजनीति के अंदर की ये गंदगी अब साफ होके रहेगी। बड़ी बात।